एक हाइपोथेटिकल सीन से आज के इस डिस्कशन की शुरुआत करनी है मुझे। ओके जरा इमेजिन करो कि किसी व्यक्ति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिविल कॉन्ट्रैक्ट है ओके या उसका कोई स्टैट्यूटरी लीगल राइट है जो किसी स्टेट अथॉरिटी ने अचानक आर्बिट्ररीली कैंसिल कर दिया है। राइट, जो प्रैक्टिकली काफी लोगों के साथ होता भी है। वही ना। और उसकी पूरी जिंदगी उस राइट पर डिपेंड करती है। अब आम तौर पर ना लोगों को लगता है कि जब भी इनजस्टिस हो तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ा कोर्ट वही है देश का। एग्जैक्टली लेकिन यहाँ एक पेच है। आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ तब इंटरवीन करता है जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ हो। बिल्कुल। तो इस सिनेरियो में जहां फंडामेंटल राइट नहीं बल्कि एक अदर लीगल राइट वायलेट हुआ है, वहां सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट मदद नहीं कर सकता। ओह, ये तो सच में एक ट्रिकी सिचुएशन हो गई। है ना। तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति के पास स्टेट की इतनी बड़ी मशीनरी के खिलाफ कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल वेपन बचता है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। और यहाँ एक और बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या किसी मामले में एक स्टेट का हाई कोर्ट प्रैक्टिकली और लीगली सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है? अरे वाह, ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल मिस्ट्री है जो एग्जाम में और प्रैक्टिस में दोनों जगह स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूज करती है। तो इस सस्पेंस को कि आखिर कौन ज्यादा पावरफुल है हम तुरंत सॉल्व नहीं करेंगे। इसे आर्टिकल 226 के डिस्कशन के लिए थोड़ा होल्ड पर रखते हैं। डन। आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल। हाँ। और आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज में हम बात करने वाले हैं पार्ट 6 चैप्टर 5 द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो चलो आज इन कॉम्प्लेक्स रूल्स और पावर्स का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। बिल्कुल। पर हाईकोर्ट की इतनी मैसिव पावर्स को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका अस्तित्व मतलब एस्टैब्लिशमेंट आखिर होता कैसे है। फाउंडेशन समझना सबसे जरूरी है। राइट। और इसकी फाउंडेशन हमें मिलती है आर्टिकल 214 में, जो बड़ा क्लियरली कहता है देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। हाँ, और उसकी ठीक बाद अगर हम आर्टिकल 216 देखें तो वो इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में बात करता है। यानी चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस। राइट। एग्जैक्टली। इसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं और बाकी अदर जजेस होते हैं। पर यहाँ ना एक बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं यार। वो क्या? कॉन्स्टिट्यूशन इन अदर जजेस की कोई फिक्स्ड संख्या बताता ही नहीं है। ये एक्चुअली उस कोर्ट के वर्कलोड पर डिपेंड करता है कि वहाँ कितने जजेस की जरूरत है। एक सेकंड रुको, एक डाउट आ रहा है मुझे। अगर आर्टिकल 214 कहता है कि हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा, तो क्या सच में हर स्टेट का अपना अलग हाई कोर्ट होना कंपलसरी है? मतलब नॉर्थ ईस्ट या पंजाब हरियाणा का क्या सीन है? वहां तो कॉमन कोर्ट्स चलते हैं ना। हाँ, ये डाउट नेचुरली आना ही चाहिए। पर इसका जवाब ना आगे आर्टिकल 231 में छुपा हुआ है। अच्छा, तो उसको अभी होल्ड पर रखें। हाँ, उसको आगे डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए ना आर्टिकल 215 पर चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स में से एक है। ओके, आर्टिकल 215 क्या कहता है? ये डिक्लेयर करता है कि हर हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। और सच बताऊं तो इस पे एग्जामिनर का हमेशा फोकस रहता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब क्या? सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे इनका काम बस पुरानी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखना है। अरे नहीं, इसके स्ट्रिक्टली दो मतलब हैं। पहला, इनके जजमेंट्स परमानेंट एविडेंशियरी रिकॉर्ड होते हैं लोअर कोर्ट्स के लिए। यानी लोअर कोर्ट्स उन पर सवाल नहीं उठा सकते। बिल्कुल। इसे ऐसे समझो जैसे स्कूल का एक बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल होता है ना। हाँ। अगर प्रिंसिपल ने एक रूल नोटिस बोर्ड पर लगा दिया तो वो लोअर क्लासेस के लिए एब्सोल्यूट लॉ बन गया। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स उसको मना नहीं कर सकते। ये पहला मतलब हो गया। और दूसरा इसका सबसे बड़ा वेपन है पावर टू पनिश फॉर इट्स ओन कंटेम्प्ट। अगर किसी ने इनकी बात नहीं मानी या ऑर्डर इग्नोर किया तो हाईकोर्ट खुद उसको सजा दे सकता है। वेट, खुद ही सजा दे सकता है? उन्हें पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है? एग्जैक्टली। वही तो प्रिंसिपल वाली बात हुई। अगर किसी स्टूडेंट ने नोटिस फाड़ दिया तो प्रिंसिपल खुद उसको सस्पेंड करेगा ना। कोर्ट अपना कंटेम्प्ट खुद पनिश करता है। गॉट इट। तो इसका मेमोरी लॉक बड़ा सिंपल बन गया स्टूडेंट्स के लिए। आर्टिकल 215 इक्वल्स रिकॉर्ड प्लस कंटेम्प्ट। सुपर्ब ट्रिक, ये हमेशा याद रहेगा। अब जब कोर्ट इतना पावरफुल है कि वो किसी को भी कंटेम्प्ट में सजा दे सकता है, तो उसके जजेस का फियरलेस होना बहुत जरूरी है। उन्हें पॉलिटिकल प्रेशर से कैसे बचाया जाता है? वही तो असल गेम है। और ये शील्ड उन्हें मिलती है आर्टिकल 217 से, जो उनकी अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशंस की बात करता है। क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो लॉ बहुत क्लियर है। या तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में एटलीस्ट 10 इयर्स जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो, और एक या उससे ज्यादा हाई कोर्ट्स में एटलीस्ट 10 इयर्स एडवोकेट रहा हो। हाँ, 10+10 वाला रूल। और एज लिमिट क्या होती है इनकी?
हाई कोर्ट जज के लिए मैक्स एज लिमिट 62 इयर्स होती है, जबकि हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट जज की 65 इयर्स होती है। राइट। पर इनका जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है ना, वो काफी लंबी कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल्स का हिस्सा रहा है। अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करता है इन कंसल्टेशन विद सीजीआई, गवर्नर एंड एचईसी चीफ जस्टिस। पर कंसल्टेशन का मतलब क्या है? इस एक वर्ड पे तो बहुत लड़ाइयां हुई हैं। हाँ, अगर हम केसेस की स्ट्रिक्टली बात करें तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 1993 का केस है, जिसे सेकंड जजेस केस कहते हैं, उसमें क्या हुआ था? उसी केस में तो जुडिशियल प्राइमेसी और कोलिजियम सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ था। कोर्ट ने बोला कि कंसल्टेशन का मतलब एसेंशियली कॉन्करेंस है जब बात जुडिशरी की हो। और फिर पार्लियामेंट ने इसको पलटने की कोशिश की थी ना 2015 में। बिल्कुल की थी। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और एनजेएसी एक्ट बनाया गया, जिसमें एग्जीक्यूटिव को भी अपॉइंटमेंट में बराबर की पावर दी गई। लेकिन फिर एनजेएससी केस ऑफ 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और कोलिजियम सिस्टम को बरकरार रखा। एग्जैक्टली क्योंकि उनका मानना था कि एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के खिलाफ है। वैसे अगर जो लोग सुन रहे हैं, अगर उन्हें कोलिजियम सिस्टम और एनजेएसी का ये क्लैश समझ आ गया है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। ये एग्जाम के लिए बहुत क्रूशल पॉइंट है। बिल्कुल। अब ये डाउट बहुत कॉमन है कि यार अपॉइंटमेंट तो चलो ठीक है, कोलिजियम ने कर दिया, पर इनको हटाने का क्या प्रोसेस है? हाँ, क्या आसानी से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जज को निकाला जा सकता है? नामुमकिन के बराबर है। आर्टिकल 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी इसको डायरेक्ट लिंक करता है आर्टिकल 218 से, और रिमूवल मैकेनिज्म लगभग इम्पॉसिबल बनाया गया है। सिर्फ दो ही ग्राउंड्स है ना, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। हाँ, पर प्रोसीजर इतना टफ है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। यानी टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी और 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग। एग्जैक्टली। इसीलिए इनकी इंडिपेंडेंस कंप्लीटली सिक्योर रहती है। तो इसका मेमोरी लॉक स्टूडेंट्स ऐसे याद रखें। हाई कोर्ट मीन्स 10 + 10, यानी 10 इयर्स जुडिशियल ऑफिस या 10 इयर्स एडवोकेसी, और 217 में अपॉइंटमेंट की कंडीशंस है, जबकि 218 में रिमूवल मैकेनिज्म का लिंक है। परफेक्ट। अब अपॉइंटमेंट हो गया, पर ड्यूटी के दौरान या रिटायरमेंट के बाद एक जज के क्या राइट्स और रिस्ट्रिक्शंस होते हैं? पहले तो ओथ की बात करते हैं। आर्टिकल 219 कहता है कि इनको ओथ गवर्नर दिलवाता है, लेकिन असली कॉम्प्लिकेशन रिटायरमेंट के बाद आती है आर्टिकल 220 के अंदर। हाँ, आर्टिकल 220 क्लियरली कहता है कि एक परमानेंट हाई कोर्ट जज रिटायर होने के बाद इंडिया में ऑर्डिनरी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी तो है। वो सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस उस हाई कोर्ट में नहीं जहां वो परमानेंट जज थे। इसका रीजन बड़ा सिंपल है। जरा इमेजिन करो, एक क्रिकेट मैच चल रहा है। ओके। एक अंपायर ने सालों तक उस मैदान पे मैचेस ऑफिशिएट किए हैं। अब कल को वो रिटायर होकर उसी मैदान पे लोकल टीम के लिए खेलने लग जाए, तो सामने वाली टीम को बायस तो लगेगा ना। हाँ बिल्कुल, नए अंपायर्स उस वेटरन के खिलाफ आउट देने में डरेंगे। बस यही सीन यहाँ है। इसलिए फॉर्मर जज अपने ही पुराने हाई कोर्ट में आकर अपने ही जूनियर्स के सामने लॉयर बनकर खड़ा नहीं हो सकता। फेयर प्ले जरूरी है। वाओ, दिस मेक्स सो मच सेंस। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी आर्टिकल 220 का ये एक्सेप्शन कि कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ट्रिक क्वेश्चन बनता है। डेफिनेटली बनता है। और एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आर्टिकल 222, जो ट्रांसफर से रिलेटेड है। ट्रांसफर ऑफ जजेस। ये तो प्रेसिडेंट करता है ना। हाँ, प्रेसिडेंट एक जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है, पर सीजीआई से कंसल्टेशन जरूरी है इसमें भी। इसमें एक बड़ा फेमस केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संकलचंद हिम्मतलाल शेत 1977 का। हाँ, जिसमें कोर्ट ने ट्रांसफर के कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स और पब्लिक इंटरेस्ट पे डिटेल में बात की थी। क्योंकि ट्रांसफर को एज अ पनिशमेंट वेपनाइज नहीं किया जा सकता। एग्जैक्ट। वही चीज। जुडिशरी की आजादी वहां भी प्रोटेक्ट करनी पड़ती है। तो अब वक्त आ गया है हमारी इंट्रो वाली मिस्ट्री को सॉल्व करने का। अरे हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन वाली कहानी। हाँ, वही। स्टूडेंट का या किसी सिटीजन का एक कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्रेरीली स्टेट ने कैंसिल कर दिया, फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 के अंडर केस एंटरटेन नहीं किया। राइट। तो अब ये स्टूडेंट या सिटीजन कहाँ जाएगा? उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वेपन क्या है? यहाँ एंट्री होती है हाई कोर्ट के सबसे बड़े हथियार की, और वो है आर्टिकल 226। 226। हाँ, इसमें हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के लिए एंड फॉर एनी अदर पर्पस के लिए। एनी अदर पर्पस मतलब लीगल और स्टैट्यूटरी राइट्स भी इसमें कवर हो गए। बिल्कुल। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आर्टिकल 226 का स्कोप आर्टिकल 32 से जेन्युइनली वाइडर है, यानी बड़ा है। ओह वाओ, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। है ना?
चलो अब इन रिट्स का जल्दी से ब्रेक डाउन करते हैं। मैं नाम बताता हूं, तुम इनका एक्चुअल मतलब बता दो। ओके, साउंड्स गुड। सबसे पहला है हेबियस कॉर्पस। इसका सिंपल मतलब है प्रोड्यूस द बॉडी। अगर किसी को पुलिस ने इलीगली डिटेन कर लिया है या उठा लिया है तो कोर्ट ऑर्डर देता है कि उस बंदे को पहले हमारे सामने पेश करो। राइट। दूसरा है मैंडेमस। इसका मतलब है वी कमांड। जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपना काम ठीक से नहीं करती या ड्यूटी परफॉर्म करने से मना कर देती है तो कोर्ट कमांड करता है कि चलो अपना काम करो। और अगले दो है प्रोहिबिशन और सर्टेरारी। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं यार। इसकी एक निंजा ट्रिक है। प्रोहिबिशन तब लगता है जब केस अभी पेंडिंग हो, यानी लोअर कोर्ट को ओवरस्टेप करने से बीच में ही रोकना। प्रोहिबिट करना। और सर्टेरारी तब आता है जब ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुका है तो कोर्ट उस डिसीजन को क्वॉश कर देता है, रद्द कर देता है। सो पेंडिंग में प्रोहिबिशन और पास्ट ऑर्डर में सर्टेरारी। ये ट्रिक बढ़िया है। और लास्ट ट्रिक है क्वो वारंटो। बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर कोई इलीगल तरीके से किसी पब्लिक ऑफिस की कुर्सी पे बैठ गया है तो कोर्ट पूछता है कि भाई तुम्हारे पास यहाँ बैठने की लीगल अथॉरिटी क्या है। एकदम क्लियर। और इस पावर की ग्रेविटी को समझने के लिए एक लैंडमार्क केस याद रखना जरूरी है। एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का केस। हाँ, इस केस ने तो हिस्ट्री बना दी थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रूल किया था कि आर्टिकल 226 और 227 के तहत जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के कोर फ्रेमवर्क यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मतलब पार्लियामेंट चाहे भी तो लॉ बनाकर इस पावर को छीन नहीं सकती। इट्स परमानेंट। तो दोस्तों, इसका गोल्डन ट्रिक ये है 226 इक्वल्स टू फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर लीगल राइट्स, जबकि 32 इक्वल्स टू ओनली फंडामेंटल राइट्स। वेरी वेल समराइज्ड। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। अब क्या हुआ? हाई कोर्ट सिर्फ सिटीजन्स के राइट्स एनफोर्स नहीं करता, ये स्टेट की पूरी लोअर जुडिशरी का बिग बॉस भी है। अच्छा, आर्टिकल 227 की पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस की बात कर रहे हो तुम? हाँ, आर्टिकल 227 हाई कोर्ट को सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स पर सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन देता है। उनके रूल्स बनाना, रिकॉर्ड्स चेक करना, सब इसके अंडर आता है। वरियम सिंह वी अमरनाथ 1954 का केस है ना इस पे? एग्जैक्टली। और यहाँ एक और वार्निंग है। एग्जाम के लिए एग्जामिनर हमेशा 226 जो कि रिट जुरिस्डिक्शन है और 227 जो सुपरवाइजरी पावर है, उनके बीच कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हाँ, इन दोनों को मिक्स बिल्कुल नहीं करना है। 226 में सिटीजन स्टेट से लड़ता है और 227 में हाई कोर्ट अपने अंडर आने वाले कोर्ट्स को सुपरवाइज करता है। राइट। और अब उस आखिरी डाउट पर आते हैं जो वीडियो के शुरू में छोड़ा था कि क्या हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होना जरूरी है? हाँ, तो आर्टिकल 231 इसका आंसर देता है। पार्लियामेंट लॉ बनाकर 2 और मोर स्टेट्स और उसके साथ यूनियन टेरिटोरीज के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकती है। जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट? एग्जैक्टली। वो पंजाब, हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ तीनों को कंट्रोल करता है। वैसे जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, अगर आपका स्टेट किसी कॉमन हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, ये एक बढ़िया टेस्ट हो जाएगा। तो इसका मेमोरी लॉक हुआ 217 सुपरविजन और 231 कॉमन एचसी। आज की चर्चा काफी डीप रही, तो अगर मैं सेंट्रल थीम्स को समराइज करूं, आज हमने देखा कि हाई कोर्ट सिर्फ एक ऑर्डिनरी अपेलेट कोर्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये फंडामेंटल और लीगल दोनों राइट्स का अल्टीमेट प्रोटेक्टर है आर्टिकल 226 के थ्रू, लोअर कोर्ट्स का सुपरवाइजर है आर्टिकल 227 के थ्रू, और अपने आप में एक परमानेंट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है आर्टिकल 215 के तहत। यस। इस पूरी हाई कोर्ट जर्नी को याद रखने के 7 पिलर्स हैं। मैं एक बार लिस्ट कर देता हूँ। हाँ, श्योर। एग्जाम में बस ये याद रखना। 214 एस्टैब्लिशमेंट, 215 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 217 जजेस के अपॉइंटमेंट, 222 ट्रांसफर, 226 विट्स, 227 सुपरिंटेंडेंस और आखिर में 231 कॉमन हाईसी। ग्रेट समरी। अब इस डीप डाइव को एंड करने से पहले एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़कर जाती हूँ सबके लिए। चलो देखते हैं। देखो, हाई कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट एज 62 इयर्स होते हैं। हाँ। जबकि सुप्रीम कोर्ट जजेस की 65 इयर्स होती है आर्टिकल 124 के अंडर। तो थोड़ा सोचिए कि इस 3 साल के गैप का हाई कोर्ट जजेस की इंडिपेंडेंस या उनके करियर एम्बिशंस पर क्या प्रैक्टिकल इम्पैक्ट पड़ता होगा। ये बड़ा ही डीप सवाल पूछ लिया तुमने। वही ना। क्या अपने आखिरी सालों में उन पर सुप्रीम कोर्ट एलिवेट होने का प्रेशर रहता होगा, और क्या इस डिफरेंस को ही खत्म कर देना चाहिए, दोनों की एज सेम करके? इस पर तो स्टूडेंट्स को खुद रिसर्च करनी चाहिए। ये इंटरव्यू और मेंस के लिए बड़ा सॉलिड थॉट है। बिल्कुल।
इस पर खुद रिसर्च कीजिए और सोचिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज के लिए वकील साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।